ये सब कुछ एनर्जी है। आप, मैं, ये टेबल, ये फोन, लेकिन हम एक दूसरे को एनर्जी के फॉर्म में देख नहीं सकते क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेशन है। जैसे मिश्रा जी, ये लाइट जल रही है, कितनी खूबसूरत लाइट है, जल रही है। अब अगर मैं किसी से पूछता हूं क्या ये लाइट जल रही है, वो बोलते हैं हाँ जल रही है, लेकिन एक्चुअल में ये 1 सेकंड में कई बार जल और बुझ रही है। हाँ, कैमरा पकड़ता है। कैमरा क्यों पकड़ता है? क्योंकि कैमरे के पास एक क्वालिटी है जिसको बोला जाता है FPS, फ्रेम्स पर सेकंड, कि 1 सेकंड में उसने कितने फ्रेम्स कैप्चर करने हैं। अगर वो 1 सेकंड में 240 फ्रेम्स कैप्चर कर रहा होगा और ये लाइट 240 फ्रेम से आसपास कहीं फड़क रही हो गई तो कैमरा उसको पकड़ लेगा, लेकिन हमारी आंखें नहीं पकड़ सकती हैं। लेकिन क्या ये लाइट जल रही है? नहीं, ये जल और बुझ रही है। संभावनाएं दोनों हैं, जल भी रही होगी, बुझ भी रही होगी, एक ही समय पर दोनों संभावनाएं हैं। क्वांटम फिजिक्स ऐसा बोलता है। लेकिन हमने क्या पकड़ा? जो हमारी आंखों ने उसको प्रिसीव किया। हमारी आंखों को ये लाइट लग रही है, मेरे को आप सर्वेश मिश्रा लग रहे हैं बैठे हुए, लेकिन चेतना को पता है कि यहां सिर्फ एनर्जी का प्रवाह है। कुछ एटम्स हैं, उनके अंदर क्वांटा है, क्वांटा के पैकेट्स फ्लो कर रहे हैं और वो लगातार वाइब्रेट कर रहे हैं। इसीलिए गौतम बुद्ध को जब ज्ञान हुआ, गौतम बुद्ध ने सबसे पहला शब्द बोला, देखने वाला देख लिया गया। कौन देख रहा है? मुझे लगता था मैं देख रहा हूं, मेरी आंखें देख रही हैं, पर मैंने देख लिया कि ये तो कोई और ही है, मैं कोई और हूं। ये जो देखने वाला है ये कोई और है, ये शरीर है। देखने वाला देख लिया गया, सबसे पहले शब्द थे उनके। तो सब कुछ चेतना स्वरूप है। और ये आज, मतलब आज से 15-20 साल पहले इसको ऑकल्ट नाम दिया जाता था, सूडो साइंस बोला जाता था। लेकिन आज जब मेडिकल साइंस क्वांटम फील्ड की दुनिया में उतरी, क्वांटा को स्टडी किया गया, तो पता चला कि सनातन ही सत्य था। मान लिया लोगों ने। जब वो बोलते थे अहम ब्रह्मस्मि, जब वो बोलते थे यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जब वो ये बात बोलते थे तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो कह रहे हैं कि अहम ब्रह्मस्मि मतलब मैं ब्रह्मा हूं। लोगों ने यही कंसीव किया इससे। इसका मतलब ये था कि मैं ब्रह्म हूं, मैं वो चेतना हूं जो चेतना इस पूरे ब्रह्मांड को रचती है। वही चेतना ने मुझे रचा है और मैं भी वही एक चेतना मात्र हूं, उसी सागर की एक बूंद हूं। और आप देखोगे ये जो हमारी चेतना है, अगर हम थोड़ा सा अपने मन के माया जाल से, अपनी माया का जो, जिसने माया ने हमें वश में कर रखा ना, उस माया के वश से जरा सा बाहर निकले। माया ने वश में कहां से कर रखा? 5 इंद्रियों से, मन, बुद्धि, चेतना और अहंकार से। इन सब ने बांध रखा है हमें एक जगह पर। हमें जो लग रहा है हमारे डिसीजन है, हमारे नहीं है भैया। चेतना बात कर रही है, उसको हमारे मेमोरी बात कर रही है, हमारी कंडीशनिंग बात कर रही है, हमारी अनकॉन्शियस स्टेट बात कर रही है, वही डिसीजंस ले रहे हैं। हम तो सिर्फ कठपुतली हैं इस रंगमंच की। वो कौन सी मूवी का डायलॉग था कि कब किसकी डोर खिंच जाए जहां पना कुछ पता नहीं चलता। तो किस जगह पर आनंद, किस जगह पर डोर खिंच रही है हमें नहीं पता लग रहा सर। हमें लग रहा है कि ये मैंने किया है, मैंने नहीं किया, वो करवाया जा रहा है, वो किया जा रहा है। किससे किस शक्ति द्वारा करवाया जा रहा है? वही 3 त्रिगुणा प्रकृति, सत्व, रजस, तमस, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा, वही 3 प्रकृतियां हमारे अंदर इन सब चीजों को डोमिनेट कर रही हैं और करवा रही हैं। लगता है हमारा डिसीजन है, हमारा नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति वो डिसीजन को अपने बस में कर पाता है, जान पाता है, जो चेतना के स्तर पर उतरा। जब वो केवल शरीर नहीं बचा, उसने कहा कि देखने वाला देख लिया गया, मैं कुछ और हूं, तुम और मैं एक ही हैं, हम कुछ अलग नहीं हैं, हम एक ही सागर से निकली हुई 2 बूंदें हैं। तो वो जब इस कॉन्सेप्ट को समझता है, तब वो जान पाता है कि वाकई ये ऑरा जो है, इसको आज देखा जा सकता है। आज ऐसी फोटोग्राफी है मिश्रा जी, जिसको बोला जाता है क्रिलियन फोटोग्राफी। जिस फोटोग्राफी से आप, वो फोटोग्राफी बेसिकली क्या करती है कि वो आपकी एक ऐसी तस्वीर निकालती है जिसमें आपके शरीर से निकलने वाली ऊष्मा, आपके शरीर से निकलने वाली वाष्प, आपके शरीर से निकलने वाली बहुत सी और तरंगें, वो उनको फिजिकल फॉर्म में पकड़ती है। और एक फोटोग्राफ बनाती है जिससे आपकी बॉडी के चारों तरफ कलर्स दिखते हैं। अच्छा, लाइट्स दिखती हैं। तो वो, उसको ऑरा फोटोग्राफी बोला जा रहा है आज, क्रिलियन फोटोग्राफी। तो वो बेसिकली, वो काफी हद तक हम उसके करीब जा रहे हैं ऑरा को स्टडी करने के। तो क्रिलियन फोटोग्राफी से आपका ऑरा निकल सकता है कि आपका ऑरा क्या है। और एक व्यक्ति जिसने चक्र की साधना की हो, एक व्यक्ति जिसने तंत्र को समझा हो और स्वर के ऊपर काम किया हो, वो व्यक्ति जब ध्यान में बैठे तो वो देख करके आपका ऑरा बता सकता है कि तुम क्या हो, क्या थे, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, आने वाले 10 साल बाद कहां होगे, क्या चीजें तुमको ड्राइव कर रही हैं, क्या बीमारी होगी, क्या ठीक होगा, सब बता सकता है अगर वो उस स्थिति में आ जाए तो। आज से पहले इसको बोला जाता था जादू, टोना, बाबागिरी, ये वो। लेकिन जैसे जैसे क्वांटम साइंस डेवलप हुई, हम लास्ट एपिसोड में बात
कर नहीं रहे थे कि वो जो सनातन था वो सत्य था, वो जो रिलीजियस लोग थे वो सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, वो सबसे बड़े डॉक्टर्स थे जिन्होंने हमको वो चीज़ें खोज करके दी, लेकिन हमने उन पंच तत्वों को छोड़ करके, हमने वो शरीर के पंच कोशों को छोड़ के सिर्फ इस शरीर को प्रायोरिटी दी। और इसी की वजह से आज जो इतना बड़ा डिसरप्शन है, इतनी बड़ी चीज़ें जो दिक्कत में जा रही हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बीमारियां, अगर हम उन वैदिक साइंसेस को पढ़ें, अगर हम एंशियंट इंडियन हीलिंग प्रैक्टिसेस को पढ़ें, मैं कहता हूं कि दुनिया तब्दील हो सकती है। और जो ये कहा गया ना कि सबसे पहले सतयुग हुआ, सतयुग के बाद त्रेता युग हुआ, उसके बाद द्वापर युग हुआ, उसके बाद कलयुग हुआ और फिर से ये प्रक्रिया रिपीट होगी, तो मुझे लगता है ये कलयुग इसीलिए होता है कि कलयुग में इंसान अपनी चेतना से सबसे दूर होता है। और जैसे जैसे वो कलयुग के अंत में, कली का मतलब कलिक अवतार हमने बोला, कल की अवतार होगा, उसका अर्थ क्या था कली का? जो काल को समझकर अपनी चेतना को जान पाएगा, काल के परे जाके, समय के परे, समयातीत होकर। जैसे हम आदि योगी को, शिव जी को आदि योगी बोलते हैं, जो समय के परे हैं, समयातीत हैं, कालातीत हैं। उसी प्रकार जब इंसान अपनी चेतना के साथ कनेक्ट करेगा तो वो इस स्तर पर आ पाएगा धीरे धीरे कि वो, हम सब कल की हो सकते हैं, हम सब वो व्यक्ति हो सकते हैं जो इस कलयुग का अंत करेगा और वापस से सतयुग की स्थापना करेगा। कि वो तो सनातन बहुत सत्य था कि कलयुग के बाद ही वो मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि जब तक कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ ना हो ना, तब तक ठीक भी नहीं किया जाता।